सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 11th का केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पूरा वीडियो बनाया, पूरा लेसन का। ठीक है, डिटेल में है वो वीडियो। सो do watch that video. Link is in the description box. So let's start this video. तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो डाल्टन है उसने ही सबसे पहले दिया था एटॉमिक थ्योरी, जैसा आपको पता है। और एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन की थ्योरी बहुत बेस्ट थ्योरी थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी, क्योंकि इसने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सब कुछ इसने क्या कहते हैं ओबे कराया, सबके लिए वैलिड था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसमें डाल्टन की ये थ्योरी काम नहीं करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम किसी एबोनाइट रॉड को, ठीक है, किसी भी एबोनाइट रॉड को अगर हम फर में, ठीक है, रगड़ते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। किसी ग्लास रॉड को मैं सिल्क में रगड़ता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस चीज़ को डाल्टन नहीं समझा पाया। ठीक है, यहाँ पर वो उसकी जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी वाली, कि एटम ही वही है जो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, वो थ्योरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो एक्चुअल में रिएक्शन में टेक पार्ट करते थे। ठीक है, एटम तो करता ही है, लेकिन एटम से भी कुछ और भी पार्टिकल होंगे, छोटे पार्टिकल, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते होंगे। ओके, तो इस थ्योरी को, इस चीज़ को कि वो पार्टिकल क्या है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एंड ऑफ द 19th और स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो आज उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे इसमें आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, एक ऐसा बड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। ओके, ये ग्लास ट्यूब था, हार्ड ग्लास ट्यूब था। इसके अंदर उसने 2 मेटालिक प्लेट रखे, ठीक है, थिन मेटालिक प्लेट रखे, और उसको उसने जॉइन कर दिया। किसके साथ जॉइन कर दिया? उसने उसको जॉइन कर दिया एक हाई टेंशन बैटरी, जिसका जो अराउंड 10,000 वोल्ट देता था। ठीक है, यहीं पर उसने एक आउटलेट बनाया वैक्यूम के लिए। ओके, वैक्यूम के लिए उसने आउटलेट बनाया कि यहाँ से हम सक्शन के थ्रू गैस को बाहर निकाल देंगे। ये जो प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी और ये पॉजिटिव प्लेट थी। इसे कहा गया कैथोडिक प्लेट, इसे कहा गया एनोडिक प्लेट। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से पूरे एक्सपेरिमेंट को, कि इसमें हुआ क्या। अंदर जो गैस रखी गई, अंदर वैसे नॉर्मली गैस थी नहीं, अराउंड प्रेशर था 10⁻³ से 10⁻5 का मिनिमम mmHg का प्रेशर रखा गया। ये बहुत ही कम प्रेशर था, यानी कि अंदर कोई गैस ही नहीं थी। ठीक है, अंदर कोई भी गैस ही नहीं थी, और अगर होगी तो उसको हम वैक्यूम बना सकते हैं। तो बहुत ही गैस के होने के चांसेस थे ही नहीं। ये क्वेश्चन भी आता है कि डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में गैस क्यों नहीं था। इसका हम अभी हम रीज़न बताएंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, सो बी विद मी। नाउ हुआ क्या, यहाँ पर जब उसने हाई टेंशन बैटरी दी, ठीक है, जो हाई टेंशन बैटरी दी, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको कलर से शो कर देता हूँ। यहाँ पर बना दिया गया क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन बना दी गई है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है बेटा? कोई भी स्क्रीन जिसमें आप जिंक सल्फाइड लगा दो। स्क्रीन हैविंग कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, देखो, फ्लोरोसेंट होता है और एक फॉस्फोरोसेंट होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ओके, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है उसे कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसका खास बात क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा तो ये ग्लो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो ग्लो जो करता है वो कुछ देर के लिए करता है,
फॉस्फोरेंस में काफ़ी देर तक ग्लो करता है। तो आप कोई सी भी स्क्रीन ले सकते हो, फॉस्फोरेंस भी ले सकते हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली गई थी। उस जैसे मेरा ये हाथ है, इसमें मैं अगर जिंक सल्फाइड लगा दूँ तो मेरा हाथ क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंट हैंड, क्योंकि अब कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा, चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और एनी फोटोन जब वो टकराएगा तो ग्लो करने लग जाएगा, ओके। तो इसका काम क्या था कि ये क्या करता था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब टकराएगा तो वहाँ से ग्लो करने लग जाएगा। इसको भी एक प्रोसेस कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेस ऑफ लाइट व्हेन some charge particle strike on it, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो जो भी वहाँ से ग्लो होता है उसे हम कहते हैं स्किंटिलेशन। जैसे आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है और मैंने आपको चौक के टुकड़े दे दिए, मैंने कहा आप स्ट्राइक करो, तो जैसे आप चौक के टुकड़े मारोगे तो जितने चौक के टुकड़े आप यहाँ पे मारेंगे उतने ही यहाँ पे वाइट डॉट नजर आएंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड स्किंटिलेशन, ओके। आप ब्लैक बोर्ड को फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह सकते हो, चौक को चार्ज पार्टिकल कह सकते हो, जो वाइट पैचेस बन रहे हैं उसको आप कहोगे स्किंटिलेशन, 1 स्किंटिलेशन, 2 स्किंटिलेशन, 3 स्किंटिलेशन, ओके। तो जी हुआ क्या कि जब यहाँ पर हाई टेंशन दे दिया गया, ठीक है, हाई टेंशन दे दिया गया, तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकली, ठीक है, जो दिख नहीं रही थी। तो किया क्या, इसको किया गया परफोरेटेड। ध्यान दें, यहाँ पर जो एनोडिक प्लेट था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब दे हैव सम होल्स, ओके। तो यहाँ से कुछ रेज निकली और यहाँ पर टकराई ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेज निकली और यहाँ पे क्या हुई, टकराई। तो यहाँ पे स्किंटिलेशन होना शुरू हो गया। तो इससे पता चला कि जरूर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा है जो यहाँ से निकल कर इमर्ज होकर ओरिजिनेट होकर यहाँ पर आकर टकरा रहा है, ठीक है। तो इस इनविजिबल रे को नाम दिया गया कैथोड रे। क्या नाम दिया गया, कैथोड रे, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर कौन से पार्टिकल है, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहा है इसका, तो इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होगा। तो इसका चार्ज पाया गया नेगेटिवली चार्ज, व्हाई, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ऑब्वियस है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि क्या कहते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से बाहर निकल रहा है, ओके। सो these are invisible rays, okay, these are invisible rays consist of negative charge particle. Cathode rays are consist of negative charge particle, okay. In negative charge particle क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। So what are electron? These are the stream of negative charge particle, okay, which move from cathode to anode, ठीक है। Now इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ओके। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ना स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, पता क्या चला कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि जब इसके आगे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी शेडो आ जाती है, ठीक है। सो दे सिंस दे कास्ट शेडो of the object on which it is falling, that's why it is concluded that it travel in a straight line. Second, obviously they get deflect by electric and magnetic field, ठीक है। यानी कि जब ये रेज निकली, ओके, तो अगर हम यहाँ पर मान लो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये असर पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगी। यही नहीं, अगर हम इसको एक मैग्नेट में रख दें नॉर्थ साउथ तब भी ये डिफ्लेक्ट होता है, नॉर्थ साउथ जब अगर रख दें यहाँ पर मैग्नेट रख दें तब ये डिफ्लेक्शन शो करता है। सो दिस शो इट गेट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो इसको दो प्रॉपर्टी काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी काउंट करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे जो इसका क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहे हैं ना भाई। जब मूव करेगा कोई चीज़ तो ऑब्वियस उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। नोट डाउन अप टू हियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा,
नाउ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है इनके ओरिजिन की। इनका ओरिजिन क्या है? देखो बेटा, ओरिजिन क्या है? यहाँ पर जो ओरिजिन है, जो रेज निकल रही है वो किससे निकल रही है? इस मेटल इलेक्ट्रोड से निकल रही है, ठीक है। इट गेट ओरिजिनेट फ्रॉम मेटल, ओरिजिनेट फ्रॉम मेटल, ये मेटल से निकल रही है, ठीक है। जो मेटल इलेक्ट्रोड है ना, उसमें से निकल रही है, ओके। नाउ ये इसलिए फास्ट मूविंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर प्रेशर इतना कम क्यों रखा गया है, ऐसे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, ठीक है। ये फास्ट मूविंग, तो अंदर कोई गैस नहीं होगा तो ये आराम से जल्दी स्ट्राइक कर पाएंगे, ठीक है। ये फास्ट मूविंग रेज होती है जो बहुत जल्दी स्ट्राइक कर पाती है। क्यों स्ट्राइक कर पा रही है फास्ट? एक तो यहाँ पर गैस नहीं है, ठीक है। गैस ना होने की वजह से यहाँ पर कोई इनको इंटरप्शन नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी जाकर ना क्या कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। 5वें नंबर पर, जो 5वें नंबर पर इसमें आता है वो आता है कि दे हैव मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट, देखो मैकेनिकल इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट है, ठीक है। जब इसके आगे एक छोटे छोटे पैडल लगाए गए, बहुत छोटे छोटे पैडल, तो वो पैडल घूमने लगे, मूव करने लगे। इसका मतलब कि जब ये रेस जा रहा है, क्योंकि रेस के अंदर कुछ पार्टिकल है, पार्टिकल का अपना मास है, तो वो मास उसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है, ठीक है। उस पैडल क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। दैट्स व्हाई दे है मैकेनिकल इफेक्ट। नोट डाउन फास्ट। ठीक है, एक और चीज़ लिख देते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको आगे कंक्लूड करेंगे। देखो बेटा, इसके अंदर एक और चीज़ थी कि दे प्रोड्यूस एक्सरे, ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करते थे। देखो बेटा क्या होता है, कोई भी जब एक्सरे क्या है, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी हैवी मेटल पर टकराती है ना, टंगस्टन मेटल पे, ठीक है, तो कुछ रे प्रोड्यूस होती है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रॉन्टजन करके, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी क्योंकि उनको पता नहीं था कौन सी रे निकली, हैं, तो उन्होंने इस रे को कह दिया एक्सरे, लेट दिस रे बी एक्स, तो उसका नाम पड़ गया एक्सरे, ओके। पता ही होगा एक्सरे का काफ़ी यूज़ है ह्यूमन बॉडी के पता करने के लिए, ओके। चलो जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बट पता होना चाहिए, ओके। नाउ इसके बाद आते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चार्ज पर और इसके नेचर पर। मिटा देता हूँ मैं। देखो देखिए बेटा, जो आपका क्या कहते हैं, ये जो था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था ना, ग्लास ट्यूब का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत सारे नाम है। वैसे सिंपल लेटर में कई किताबें इसको CRT मेथड भी कहती हैं, CRT एक्सपेरिमेंट। CRT मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनो, जब इस ट्यूब के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस को चेंज कर दिया गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को भी चेंज कर दिया गया, तब भी सेम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई, तब भी प्रॉपर्टी क्या हुई, सेम ही ऑब्जर्व हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रे है, यानी कि कैथोड रे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हैं, आपके क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी वो सभी के अंदर है। वो किसी के नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहे, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहे। समझ आई बात नहीं आई? तो पहले तो कैथोड रे की डेफिनेशन, कैथोड रे क्या होते हैं, दीज आर stream of negatively charged particle, negatively charged particle which move from cathode to anode, ठीक है। एक बात, they do not depend on nature of gas and the metal, ठीक है। मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, नेचर गैस पे डिपेंड, यानी कि अगर उस गैस के उस ट्यूब के अंदर मैं हाइड्रोजन गैस डालूँ, हीलियम गैस डालूँ, नियॉन गैस डालूँ, कोई भी गैस डालूँ और मेटल में कोई सा ले लूँ, तब भी सेम ही प्रॉपर्टी वो ही कंक्लूड, ठीक है, सेम रिजल्ट आया,
सो इससे पता चलता है कि ये क्या है, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल. सो दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल. ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं मतलब सब जगह अवेलेबल हैं, सब जगह होंगे ये. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी चाहे आप कोई किसी भी जगह चले जाओ, कोई सी भी गैस लो, कोई सा मेटल लो. ओके, नोट डाउन. चलो लिख लिया होगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके आप कर लेना. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज की. अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, देखो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है क्या है, इट इज़ चार्ज टू मास रेशो. चार्ज टू मास रेशो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज करते हैं. तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशो ऑफ चार्ज टू मास. तो जब इलेक्ट्रॉन की बात की गई, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात की, तो जे थॉमसन ने इसको फाइंड किया. ठीक है, जे थॉमसन ने फाइंड किया, उसने एक भोप वाला एक्सपेरिमेंट लिया. ऐसा एक बड़ा सा भोपू आपके एनसीईआरटी में बना होगा. ठीक है, उसके थ्रू उसने इसको फाइंड किया, और जो E/m वैल्यू आई वो आई बेटा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ये वैल्यू है. ठीक है, वहीं पर ही दूसरी ओर R.A. मिलिकन ने किया था बेटा, R.A. मिलिकन परफॉर्म ऑयल ड्रॉप मेथड. ठीक है, टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था उसने, और इसने जो चार्ज फाइंड किया था E जो था इलेक्ट्रॉन वो था -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम. ये उसने फाइंड किया था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1. माइनस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये लिया और इसने निकाला, जे थॉमसन ने निकाला. तो जब इन दोनों को डिवाइड किया गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकला बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय E/m, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये था बेटा चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻19 बाय 1.76 इंटू 10⁻11 विच कम आउट टू बी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, नोट डाउन. चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आई होप. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो, जब इलेक्ट्रॉन आया तो देखो E/m की रेशो जो है वो फिक्स रहेगी बेटा. कोई भी मेटल हो, कोई भी गैस हो, E/m की रेशो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, नो चेंज. देखो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब जगह होगा. अब आया जी प्रोटॉन. अब ये प्रोटॉन किसने फाइंड किया, ये था बेटा E. गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की. अब इसने कैसे डिस्कवरी की, ये भी बहुत वैसे इसने वही फॉलो किया. इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. ठीक है, वही ऊपर एक वैक्यूम, सब कुछ वही, बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर ये वही, उसने यहाँ पर भी प्लेट ली, इसने भी यहाँ पर प्लेट ली. बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, अटैचमेंट देखो, ये प्लस नेगेटिव, वहाँ पर ये नेगेटिव प्लस था. ठीक है, यहाँ पर उसने जो गैस है वो थोड़ा सा कम रखा, 10⁻1 mmHg रखा. मतलब यहाँ पर उसने कुछ गैस रखी जिसका कुछ प्रेशर था. पिछले वाले केस में गैस का प्रेशर नहीं था. ओके, और यहाँ पर उसने एनोड को क्या करा, परफोरेटेड किया. ये कैथोड को परफोरेटेड किया, उसमें एनोड परफोरेटेड था, इसमें कैथोड परफोरेटेड था. ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो यहाँ से दोबारा रेज निकली. लेकिन इस टाइम ये रेज क्या थी, कलर्ड रेज थी. ठीक है, इस टाइम ये कौन सी रेज थी, कलर्ड रेज थी. क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी तो इसे कहा गया एनोड रेज. कलर्ड रेज थी. और दूसरा ये छेद में से पास ऑन हो रही थी, तो ऐसा लगता कि जैसे क्यारियाँ बन रही है, कैनाल्स बन रहे हैं. इसलिए इस कलर्ड रेज यानी कि एनोड रेज को दूसरा नाम भी दिया गया कैनाल रेज. क्या कहा गया, कैनाल रेज. सो व्हाट आर एनोड रेज,
द रे विच कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो एनोड से कैथोड जा रही थी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज इज पास थ्रू द परफोरेटेड प्लेट एंड लुक लाइक अ कैनाल। ऐसा लगा कि क्यारियाँ बन रही, जैसे 5-6 क्यारियाँ बनती है खेतों में, 3-4 आपने क्यारी लगा दी, पानी लगा दिया, तो आपका क्या लगेगा 50 लाइनें जा रही हैं, तो वही कैनाल मतलब लाइन होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि 5-6 जो कलर्ड गैस की क्या है लाइन जा रही हैं, ओके। तो ये बना कैनाल रेज। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी सेम थी। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चौथा, दे हैव मैकेनिकल इफेक्ट। सब कुछ वही, मैकेनिकल इफेक्ट सब कुछ वही था, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें एक जैसी नहीं थी। पहला, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता था, एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता था, ठीक है। एक्सरे हमेशा वैसे कौन से पार्टिकल यूज़ करते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम होंगे, यानी कि वो रेडिएशन की तरह जो बिहेव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डुअल करैक्टर, रेडिएशन की तरह जो बिहेव करेगा तो वो एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये नहीं। ये भले नाम दिया गया एनोड रे, नाम दिया गया, ठीक है, एनोड रे नाम दिया। एनोड रे नाम इसलिए दिया है तो रे की तरफ स्ट्रेट जाएगा, एनोड इसलिए क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा, ये जो रे थी, ठीक है, ये जो रे थी ये बेसिकली गैसियस आयन थी। क्या थी ये, गैसियस आयन, मतलब गैस थी ये जो रे थे ना, दे आर कंसिस्ट ऑफ गैसियस पार्टिकल, ओके, दे आर कंसिस्ट ऑफ द गैसियस पार्टिकल। कैथोड रे आर कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, but these are consist of the gaseous particle. That means it depend on the nature of gas. Whatever the gas you are taking inside this tube, the same type of gases ion will produce, okay, means it do depend on the nature of the gas, it do depend on the nature of the gas, okay, note down। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। सो जैसे कि आपने नोट कर लिया होगा अभी कि जो मैंने आपको बताया डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म पर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दे आर गैसियस आयन, ये गैसेस पे डिपेंड करते हैं, दे डू नॉट डिपेंड, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, बट एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, जैसा गैस होगा वैसे उसके ही एनोड रेज बनेंगे। सो बेसिकली एनोड रेज क्या होते हैं, ये गैसियस आयंस होते हैं, ठीक है। इट डू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैसेस कि कौन सा गैस आपने उस ट्यूब में डाला हुआ है, ओके। तो अब जो आगे की बात हम करते हैं वो है इसके चार्ज एंड मास की, ठीक है। तो चार्ज ऑफ एनोड रे, चार्ज ऑफ एनोड रे एंड मास ऑफ एनोड रे कैसे निकलेगा। तो देखो बेटा, चार्ज ऑफ एनोड रे, मास ऑफ एनोड रे, ये टोटली किस पर डिपेंड करता था, गैस पे, जैसे आपको पता है, ठीक है। जब चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो पकड़ते हैं इसमें, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो पकड़ते हैं। तो जब चार्ज टू मास रेशियो की बात बनी, ठीक है, जब चार्ज टू मास रेशियो की बात बनी कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट गैस जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लिया गया हाइड्रोजन, ठीक है, वो क्या लिया गया, हाइड्रोजन लिया गया। और उसमें ये देखा गया कि इसके जो ई बाई एम का पार्ट लिया गया, तो ये देखा गया कि इसमें ई बाई एम की वैल्यू सबसे कम आए, ठीक है, मतलब सॉरी ई बाई एम की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब मास की वैल्यू कम होगी तो ई बाई एम की रेशियो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ओके।
सो स्टूडेंट, अभी तक आपने जो नोट किया उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एनोड रे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एनोड रे की। तो अब हम बात करेंगे एनोड रे के आगे की बारे में। एनोड रे का हिसाब किताब ये था कि ये इसकी जो E/M की रेशो है वो डिपेंड करती थी नेचर ऑफ गैस पर। कैथोड रे में ये डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एनोड रे में डिपेंड करता है, क्योंकि एनोड रे आर बेसिकली द गैसेस आइन। दैट इज़, जिस गैस को आपने डाला है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उस गैसेस के ही पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन, नाइट्रोजन डाला नाइट्रोजन के पॉजिटिव आयन मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, यानी कैथोड रे नहीं निकलते। कैथोड रे भी निकलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया आपको कि कैथोड रे इनविजिबल रेज होती है तो वो दिखेंगी नहीं, लेकिन हाँ एनोड रे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट गैस के डिफरेंट गैसेस आयंस बनेंगे, डिफरेंट कलर्ड आयंस बनेंगे। इसलिए एनोड रेज क्या होती हैं, कलर्ड आयंस होते हैं, कलर्ड रेज होती हैं। ओके, यानी विजिबल होती हैं, वो हमें दिखती हैं। सो जब E/M रेशो की बात आई तो E/M जो रेशो है वो ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस है ना, इज़ कम आउट टू बी हाईएस्ट, इज़ कम आउट टू बी हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा किसकी आई बेटा, E/M रेशो किसकी आई, हाइड्रोजन की ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम था। ठीक है, हाइड्रोजन का मास सबसे कम था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई मास ऑफ प्रोटॉन, वो आया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो चार्ज आया E ऑफ प्रोटॉन वो आया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, प्लस दिखा सकते हो प्रोटॉन के लिए, नेगेटिव दिखाते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सवाल उठता है ये प्रोटॉन कैसे करा है। देखो, हाइड्रोजन गैस जब होता है, जब आप उस ट्यूब में आप हाइड्रोजन डालते हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे ही आप क्या कहते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। तो अगर मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा पॉजिटिव तरफ, यानी इसका जो कैथोड जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव तरफ, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा नेगेटिव तरफ। तो हाइड्रोजन के गैस में आप कह सकते हो कि एनोड रे आर प्रोटॉन, बट कीप इट इन माइंड, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन। ये दिमाग में रखें, एनोड रेज are not proton. Okay, only anode ray of hydrogen gas are proton. This is very important. ठीक है, एनोड रे प्रोटॉन नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन गैस अगर डाल देते हैं तो ही एनोड रे क्या कहलाएंगे, प्रोटॉन कहलाएंगे, अदरवाइज वो प्रोटॉन नहीं कहलाएंगे। ओके, नोट डाउन। चलो जी, अब हम बात करते हैं आपके जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। ठीक है, इसके बाद फिर हम आएंगे आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, जेम्स चैडविक बहुत बाद में की थी। देखो, जे थॉमसन ने क्या कहा था, उसने कहा था एटम इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एटम क्या एक स्फेयर है, एंड ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव, मतलब हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव बिखरा पड़ा है, यूँ। ओके, यूँ। एंड द नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड, जो नेगेटिव चार्ज है, जो भी नेगेटिव चार्ज है, दे आर एम्बेडेड जस्ट लाइक प्लम इन द पुडिंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज ऐसा भरा है। ओके, भले नेगेटिव चार्ज कम है नंबर में, नेगेटिव चार्ज भले ही नंबर में क्या है, कम है, बट स्टिल उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड की है, बराबर है। दिस वाज द फर्स्ट मॉडल परफॉर्म बाय, या ये कह दो गिवन बाय जे थॉमसन। ठीक है, दिस मॉडल वाज वेरी यूनिक मॉडल एट दैट टाइम। ओके, यहाँ पर तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। एक, एटम स्फेरिकल है, नंबर 2 एटम न्यूट्रल है। ठीक है, नंबर 3 जो उसने कहा था कि एटम इज़ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे वाटरमेलन होता है, अगर आप वाटरमेलन काटते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर पूरा पार्ट क्या होता है, रेड पार्ट होता है बेटा, ये रेड पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये ब्लैक सीड है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। समझ गए, तो इट्स अ स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। ओके, हर जगह प्लस प्लस बराबर। जैसे इसको कई नाम दिए गए, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल कहा गया। पुडिंग जैसे कि खीर है, और खीर में क्या सब जगह दूध दूध पड़ा होता है, तो जो दूध है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो प्लम्स हैं या रेजिन है वो क्या हैं, आपके नेगेटिव चार्ज। ओके, सो द मेरिट ऑफ दिस मॉडल वॉज इट कुड एक्सप्लेन that atom is spherical in shape. Okay, it could explain the existence of positive and negative charge, but the demerit of this model was that it was not widely accepted.
ये सब ने एक्सेप्ट नहीं किया, इट वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। सेकेंड, इट कुड नॉट टेल अबाउट द रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया था क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या था बेटा, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक वैक्यूम लिया, ठीक है, उसने क्या किया, एक वैक्यूम लिया और उस वैक्यूम के अंदर उसने क्या किया, बेरिलियम को लिया, ठीक है, क्या लिया, बेरिलियम को लिया, ओके। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की थी उसने भी, ठीक है। उसने क्या किया था, बेरिलियम लिया, उस पर टकरा दिया अल्फा पार्टिकल, और जब इस बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल टकराया तो यहाँ पर निकला कार्बन और साथ में क्या निकला, आपका न्यूट्रॉन। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। व्हेन इन अ वैक्यूम, ओके, वैक्यूम कंटेनर, बेरिलियम वाज हिट बाय अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल गेट एमिटेड। अब इस रिएक्शन को समझते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा सब टोटल चार्ज, टोटल मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। अब देखो, ये होता है 4 बेरिलियम 9, ये होता है 2He4। एक्चुअली जो अल्फ़ा होते हैं, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके। और जो इसका कार्बन तो होता है 6C12 एंड 0 and 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखो 4 2 6 + 0 6, 9 4 13, 12 1 13। दिस वॉज न्यूट्रल, इट वॉज द न्यूट्रल पार्टिकल विच हैज़ मास बट नो चार्ज, ठीक है। इट हैज़ मास बट नो चार्ज। अर्लियर जो पार्टिकल था उसमें चार्ज था, नेगेटिव, और मास था, पॉजिटिव चार्ज भी था और मास था। लेकिन ये असल में ऐसा था जिसका चार्ज नहीं है और जिसका मास है, ओके। तो इसका जो मास, इसका जो चार्ज आया, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, जैसे सामने पता चल रहा है, वो क्या होगा, 0, ठीक है। जो मास था, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट कम आउट टू बी 1.67 × 10⁻27 kg, ये आया, ओके। नोट डाउन। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप फिर याद रहेगा। देखो, अगर आपसे कहता है चार्ज और मास, ठीक है, मान लो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम। मास होता है इसका 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.602 10⁻19 कूलम, और जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर होता है, हालांकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके। नोट डाउन बेटा। नोट कर लिया, ओके। अब हम करते हैं यहाँ पर रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो, रुदरफोर्ड बहुत ही महान इंसान था, बहुत ज़्यादा महान, ठीक है। इसने किया एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट, जैसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। असल में इसने नहीं किया था, इसके 2 कोलैबोरेटर्स थे, गेगर एंड मार्सन, उन्होंने किया था। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। इसने यहाँ पर एक लेड कैविटी चैम्बर लिया, ये क्या था, लेड कैविटी चैम्बर, ठीक है, ताकि रेज उधर उधर ना निकले। यहाँ पर रखा उसने रेडियम, जो था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर रखा उसने थिन गोल्ड फॉयल, ये क्या था, थिन गोल्ड फॉयल, ओके। अब ये रेज इसमें से गई और यहाँ पे उसने क्या रखा, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ओके। तो उसने देखा
उसको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आए, उसको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनफैक्ट पीछे भी डॉट डॉट यानी स्किन टेलेशन नजर आए। जैसे मैंने स्किन टेलेशन बताया पहले कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी फ्लोरोसेंट स्किन पर टकराएगा तो वहाँ पर ग्लो होना शुरू हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड स्किन टेलेशन। ओके, तो यहाँ से उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी नंबर 1 कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो अनडेविएटेड। ठीक है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड मतलब बिना इधर उधर मुड़े चले गए, सीधे चले गए। सम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल and some alpha particle get deflect by large angle that is 180 डिग्री। इसको तो बाउंस बैक करके, ठीक है, नोट डाउन। तो जी अब समझो इसका पूरा कहानी कि यहाँ से रुदरफोर्ड ने क्या पूरा कंक्लूजन निकाला। सो उसका कंक्लूजन क्या था, उसका कंक्लूजन था क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल को अनडिवाइडेड है, यानी यहाँ पर जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। जे थॉमसन ने कहा था सब जगह प्लस 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 भरा पड़ा है, तो अगर प्लस प्लस भरा पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल जाएगा तो अल्फा पार्टिकल कहीं हर जगह से वो पार होना नहीं चाहिए, टकरा के वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस पार्टिकल है और अंदर पूरा मैटर में पूरा प्लस प्लस भरा पड़ा है, तो देयर शुड बी रिपल्शन। बट ऐसा नहीं हुआ, सीधे चले गए, यानी कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। और उसने उसको ऐसा समझाया, जैसे ये है ना, ये देखो ये अल्फ़ा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा सीधा जा रहे हैं। ओके, दूसरा उसने देखा सम गेट डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल, ठीक है, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एरिया, ठीक है, विच इज़ डेंस। ठीक है, एक स्मॉल एरिया है जो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया मतलब एक ऐसे एरिया जिसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ कहीं ना कहीं क्या है प्लस है, जैसे ये जा रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, तीसरा दिस पॉजिटिव एरिया हैविंग positive charge concentrated is called न्यूक्लियस। इसे न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह है, वो सब जगह बिखरा नहीं है, वो एक जगह है, तो एक एरिया में है, एक पॉजिटिव एरिया में ही वो कंसनट्रेटेड है, उसी को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। नोट डाउन। ठीक है, तो जी यहाँ से उसने अपना न्यूक्लियर मॉडल बनाया। तो उसने कहा ये सब थ्योरी जो है ऐसी है जे थॉमसन की, उसने अपना न्यूक्लियर मॉडल बताया। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर मॉडल बहुत मज़ेदार न्यूक्लियर मॉडल दिया था उसने। इसने क्या कहा कि एटम इज़ स्फेरिकल, अच्छा ठीक है, देयर इज़ अ न्यूक्लियस चार्ज एंड देयर इज़ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसने क्या कहा कि एटम है गोले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस चार्ज उसका सब जगह बिखरा पड़ा है, ठीक है, प्लस चार्ज कहाँ है, सेंटर पर है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम हैज़ positive charge concentrated at center called nucleus
विच इज़ हैवी एंड डेंस, विच इज़ हैवी एंड डेंस, बहुत हैवी है। इट इज़ सच हैवी, ये इतना हैवी है बेटा न्यूक्लियस, दैट द होल मास, दैट द होल मास ऑफ एटम इज़ ड्यू टू न्यूक्लियस, इज़ ड्यू टू न्यूक्लियस। जो मास ऑफ एटम है वो बिकॉज ऑफ क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, नाउ साइज़ की बात कहें, साइज़ या डायमीटर की बात करें, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जबकि साइज़ ऑफ एटम कितना होता है बेटा, वो होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम, ओके, नोट डाउन। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ही। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसने कहा था द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस with very high speed, with very high speed in a circular path, in a circular path called orbit, ठीक है। उसे क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। मतलब सर्कुलर में घूम रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, ऑर्बिट कहा जाएगा। ओके, नाउ अब सवाल उठता है कि वो जो घूम रहे हैं, वो जो घूम रहे हैं उनको वो घूमने की एनर्जी कैसे मिल रही है। क्योंकि देखो अगर ये न्यूक्लियस है बेटा और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी होगा तो वो तो गिर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा था ये मूव कर रहे हैं, यूँ भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है ये मूव कैसे कर रहे हैं, ये मूव इस तरह से कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ यूज बाय इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स क्या कहते हैं, मोशन अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है इसको मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि प्लैनेट यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल को, ग्रेविटेशनल पुल को यूज़ कर रहा है घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ कर रहा है कैसे, घूमने के लिए। इस घूमने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। फिजिक्स में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा कि द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है, ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कि इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। तो ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे क्या करते जा रहा है, रिवॉल्व करते जा रहा है। ओके, यहाँ पर बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, एंड मास नंबर, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। पहले इतना नोट कर फिर मैं कराता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, रुदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम एक सर्कुलर स्फीयर है जिसमें सेंटर पर न्यूक्लियस है विच इज़ हैवी एंड डैश, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फोर्स यूज बाय द इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को वो यूज़ कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, याद रखें एटम न्यूट्रल है क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ यहाँ पर कई बार पूछा था कि, और उसने ये भी कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हैवी है, उसका जो साइज़ है और एटम का साइज़ है उसमें फ़र्क बहुत है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप एक 5 किलोमीटर रेडियस का एक गोल धारा खींचो, सर्कल खींचो, उसके बीच में एक आप रख दो क्रिकेट की बॉल, तो जो क्रिकेट की बॉल है वो आपका न्यूक्लियस है,
और जो पूरा बड़ा सा गोल धारा है वो आपका क्या एटम है। तो एटम इतना बड़ा है लेकिन पूरा खाली है, तो पूरे एटम का जो मास है वो सिर्फ उस न्यूक्लियस की वजह से। ओके, तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है न्यूक्लियस का रेडियस का। तो रेडियस जो न्यूक्लियस का होता है वो होता है R0 A⁻⁴। ये डेरिवेशन हमें जानना नहीं है, बट कई बार पूछ लेते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है इट इज़ रेडियस ऑफ एटम इनटू मास नंबर की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ओके, आप इसको क्यूब रूट भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू 1.2 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.2 होती है। तो अगर मान लो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ एटम हैविंग मास नंबर ऑफ 125, कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर क्या है 125 है, तो कितना रेडियस हुआ। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 1.2 125 की पावर 1/3। तो 1.2 इंटू 5 की पावर 3 1/3 कैंसिल, तो आ जाएगा 1.2 इंटू में 5 विच इज़ 6। अब ये आता है बेटा फर्मी में, ठीक है, फर्मी में आता है। ओके, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा 6 फर्मी। ओके, 6 इंटू 10 पावर माइनस में 15 आ जाएगा। नोट करिए जल्दी फास्ट। ठीक है, तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बेसिकली सोलर सिस्टम का से एनालॉग किया गया। ठीक है, कि जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सेंटर पे क्या सन है और उसके चारों क्या प्लैनेट घूम रहे हैं, उसी तरह एक एटम में भी एक बीच में क्या है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एक डेरिवेशन करा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ जो क्या कहते हैं उसको इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखते हैं। चलो समझो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा ये आपका है गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड का अपना न्यूक्लियस है और यहाँ कहीं है आपका अल्फा पार्टिकल। बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जाएगा, जब ऐसा जाएगा तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हाई स्पीड से जाएगा लेकिन ये वापस टर्न हो जाएगा। जैसा हमने कहा कि कुछ जो है अल्फा पार्टिकल जाएंगे लेकिन वो बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दो, ये गोल्ड और ये अल्फा पार्टिकल ये गया, ये इससे टकराएगा नहीं, ये एक डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा और ये वापस हो जाएगा। फिर सुनो, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ तक जाएगा और एक डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा और ये फिर वापस हो जाएगा। क्यों? देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। नाउ इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसको न्यूक्लियस ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन से भरा पड़ा है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं। ओके, उसके अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये अभी आगे हम जैसा मैंने बताया था ये न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। ओके, अब ध्यान दो, जैसे ये गोल्ड जाए, ये अल्फा गया तो गोल्ड के न्यूक्लियस ने उसको बाउंस बैक कर दिया, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद ध्यान दो, जैसे ये गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहीं रुक गया, उसके बाद यहाँ पर, तो ये जो गैप आया, इस गैप को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कंसिडर करते हैं ये पॉइंट ए है। ठीक है, कंसिडर अ पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द अल्फा पार्टिकल going to strike the nucleus of gold, okay, and say at point B it get bounced back, and this is the radius called distance of closest approach. ये बात समझ आ गई, distance of closest approach. Now according to law of conservation of energy, law of conservation of energy, जो टोटल एनर्जी होगी इस सिस्टम की वो क्या रहेगी, इक्वल। मतलब यहाँ से ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ये देखो इन दो पॉइंट और ये दो पॉइंट, ध्यान सुन लो, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ए बी, और से इसको ले लेते हैं बी सी। ठीक है, तो ए बी और बी सी के लिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी
विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एनर्जी और यहाँ से टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले यहाँ तक समझो। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे कौन भाग रहा है, अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं, तो ये क्या होगा, मास ऑफ अल्फा, वी क्या होगा, वी ऑफ अल्फा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सीधा फॉर्मूला में रख देते हैं, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला रख देते हैं, इतना क्या वो करना। काइनेटिक एनर्जी ए बी की बात करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ए से लेके बी की, ये होगी हाफ मास ऑफ अल्फा वी ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। वाई, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा के Q1 Q2 अपॉन में आर, के Q1 Q2 अपॉन में आर। ठीक है, नॉट आर स्क्वायर, इट्स आर। ओके, क्यों, जब डिस्टेंस बड़ा होता है, जब डिस्टेंस बहुत, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आर बहुत बड़ा है तो वो निग्लिजिबल हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा जी। इक्वल में अब काइनेटिक, अब देखो बी से लेके सी में, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, बी पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के देखो Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 क्या होता है, Q1 होता है फर्स्ट का चार्ज, Q2 होता है दूसरे का चार्ज। यहाँ पे कौन है, अल्फा है, ध्यान दो, और यहाँ पे क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो अल्फा का Q क्या होगा, Q हमेशा होता है Ne। Q क्या होता है बेटा आपका, Ne। ठीक है, किसी भी का भी चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हम यहाँ पर ये इसकी बात करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा होता है हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा क्या होता है आपका, हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये हीलियम न्यूक्लियाई है तो हीलियम न्यूक्लियाई का अपना एक चार्ज होगा, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, पहले आप यहाँ तो नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभी आपको अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है बेटा, 2He4 होता है। ठीक है बेटा, अब 2He4 है तो आप बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, क्योंकि हीलियम का नंबर 2 होता है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो आएगा, इसका जो Q आएगा, Q ऑफ अल्फ़ा, इसको आप लिख सकते हो के Q ऑफ अल्फ़ा Q ऑफ गोल्ड बाय R। ठीक है, वेयर आर इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू के Q अल्फ़ा क्या हो जाएगा, Q अल्फ़ा हो जाएगा नंबर ऑफ दिस 2 E, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z मान लेते हैं। ठीक है, और E, ठीक है, अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आया बेटा वो आया हमारा हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2kZ E स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप R निकालना चाहते हो तो R क्या होगा, 4kZ E स्क्वायर अपॉन में एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर। देख लो R ये हो जाएगा ना, R में यहाँ आ दी, तो 2kZ E स्क्वायर एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Z आप निकाल सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ अल्फ़ा अगर हम देखें तो मास ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, मास ऑफ अल्फ़ा होता है 4 प्रोटॉन होते हैं ना, यानी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 10⁻27 kg। वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा ये गिवन होगा आपको, तो आप रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो रुदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल में कुछ खामियां थी, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स बने। ठीक है,
फेलियर तो नहीं कहेंगे क्योंकि रुदरफोर्ड बहुत माना हुआ साइंटिस्ट था, लेकिन फेलियर कुछ जगह उसका ड्रॉबैक्स आ गया। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि उसने कहा था, उसने मैक्सवेल की थ्योरी को समझा नहीं पाया था। यानी कि इसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, any charge particle when accelerated must emit radiation in the form of energy, या must emit energy in the form of radiation, ठीक है, in the form of energy, और वाइस वर्सा। सो इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल ऑन द न्यूक्लियस। इस चीज़ को समझा नहीं पाया कि अगर ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूम रहा है ये चार्ज पड़े, कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, कभी ना कभी तो कोई एनर्जी ख़त्म होगी ना। ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है, कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, ठीक है। जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा न्यूक्लियस पर, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर गया तो अनस्टेबल हो गया जी। इस चीज़ को समझा नहीं पाया। लेकिन रुदरफोर्ड बहुत चालाक था। रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि ठीक है जी, अगर आप ये कहते हो, उसने मैक्सवेल को ये बोला, ठीक है, मैक्सवेल को उसने क्या बोला कि भाई अगर आप कहते हो कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, ठीक है, तो प्लैनेट भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट भी तो को भी तो एनर्जी लूज़ करना चाहिए। प्लैनेट क्यों नहीं गिर रहे सन पे? जिस दिन क्या कहते हैं वो प्लैनेट सन पे गिर जाएगा, उसी दिन मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, अदरवाइज वो घूमता रहेगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैक्सवेल भी, भाई मैक्सवेल था बहुत मानव बंदा, उसने कहा भाई साहब ऐसा है कि जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉन चार्ज पार्टिकल, दैट्स वाई दे आर नॉट एमिटिंग एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, दैट्स वाई देयर एनर्जी इज नॉट गेटिंग लूज, बट योर इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल एंड इट इज़ लूजिंग एनर्जी। ओके, समझ आई बात नहीं आई? इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे और एनर्जी लूज करेंगे क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन नॉन चार्ज पार्टिकल होते तो मूव करते, लेकिन वो एनर्जी लॉस नहीं करते, ठीक है। तो ये थ्योरी उसने की और यहाँ पे वो चुप हो गया बेचारा। दूसरी इसकी थ्योरी क्या थी, जो ड्रॉबैक था वो ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। देखो जी कितने नाम हैं, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एक वेसल ले लेते हो, उसके अंदर कोई भी गैस भर दो, जैसे हाइड्रोजन गैस भर दी, फर्स्ट गैस वही मानी जाती है, ठीक है, वो भर दी और इस पर लाइट पास कर दिया आपने, वाइट लाइट, और यहाँ पर रखा आपने क्या, स्क्रीन रखी, तो आपको यहाँ पर कुछ कलर दिखाई देंगे, कुछ कलर दिखाई देंगे डार्क, कुछ बिल्कुल लाइट और कुछ बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। मान लो आपने जब लाइट फेंकी तो हाइड्रोजन ने क्या शो किया, रेड शो किया, येलो शो किया, विबग्योर होता है ना, विबग्योर होता है, ऐसा होता है ना, विबग्योर होता है। तो इसमें से उसने रेड शो किया और येलो शो किया, बाकी शो नहीं किया, तो इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट अलग अलग, ठीक है। और जरूरी नहीं कि दो लाइट दिखे, हो सकता है 3 दिखे, सारे नहीं दिखेंगे एक साथ, हो सकता है एक ही दिखे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द गैस। तो इस चीज़ को समझा नहीं पाया, कि ऐसा क्यों होता है, लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बनता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बनते हैं, इस चीज़ को समझा नहीं पाया। नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब कुछ आपके एनसीईआरटी में जो दिया है कुछ डेफिनेशंस, उसको पकड़ते हैं, ठीक है, एंड देन वी कंक्लूड दिस टॉपिक। देखो ध्यान से सुन लो, कोई भी जो एलिमेंट होता है Z और A, हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो A होता है ये मास नंबर होता है बेटा, और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। याद रखें जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है।
ध्यान से सुनना, नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। बट अगर न्यूट्रल है, इफ़ न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है तो ही इसको हम NP से नोट करते हैं, ठीक है। तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिमाग में रखना। यानी कि NP विल बी इक्वल टू NE ओनली व्हेन इफ द एटम इज न्यूट्रल। इफ एटम इज चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ सर्टेनली नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ओके, अब मास नंबर की बात करते हैं। देखो मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता मास में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप ले सकते हो NP/NN, ठीक है। तो मास नंबर जो है आपका यानी कि A, आप इसको ऐसा ले सकते हो, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस इम्प्लाई, सो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा A माइनस Z। सही है, यही होगा, नोट डाउन। चलिए अब हम यही चीज़ आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसी पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो Z होता है एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। A होता है मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा A माइनस Z होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर आइसोटोप पे कि आइसोटोप क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर द स्पीशीज़ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। इसको हम P से नोट करते हैं, इसको हम D से, उसको हम T से। आप चाहो तो 1P1, 1D2, 1T3 भी कर सकते हो, नोट डाउन। चलिए जी, ठीक है। अब आते हैं हम इसी में दूसरे, इसे हम कहते हैं आइसोबार। इसमें क्या होता है? स्पीशीज हैविंग डिफरेंट मास नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होता है? सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, Z सबका सेम था, A डिफरेंट था। यहाँ पे दोनों का A सेम है लेकिन Z डिफरेंट है, ओके। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? Z क्या होंगे? डिफरेंट, और A क्या होगा? सेम। जबकि यहाँ पे क्या होगा? Z होगा सेम और A क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। नोट डाउन। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं हम। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन इट विल बी यूज़फुल फॉर यू अगर आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। ना तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा आइसोटोन्स। अब ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बेटा? ऐसे स्पीशीज़ होते हैं, स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे बेटा मान लो मैं लिखा हूँ 6C14, 8O16, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट। यहाँ पे A और Z दोनों डिफरेंट है, A एंड Z आर डिफरेंट, ठीक है। बट अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, नंबर न्यूट्रॉन क्या होता है? अभी बताया मैंने, A माइनस Z होता है। तो अगर मैं नंबर फॉर ऑक्सीजन करता हूँ, फॉर ऑक्सीजन, तो नंबर न्यूट्रॉन क्या आता है? 16 माइनस 8 विच इज़ 8। और फॉर मैं कार्बन करता हूँ तो नंबर न्यूट्रॉन क्या होता है? 14 माइनस 6 विच इज़ 8। तो नंबर न्यूट्रॉन सेम है,
तो आइसोटोन्स कहते हैं इसको, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। एक पूछा जाता है आपसे न्यूक्लियन क्या होता है। देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। बेसिकली न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, ओके। बट किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप ऐड कर देते हो तो जो भी नंबर आता है उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ओके। नोट डाउन फास्ट। देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आता है बेटा आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम नंबर ऑफ एटम। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन, मैं ले रहा हूँ कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पे कितने एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं अगर हम नंबर ऑफ एटम की, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 का कितना 14, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितना है 6 और 8 14, तो इसे कहता है आइसोस्टर, ठीक है। ऐसे आ जाता है बेटा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये क्या होता है बेटा, स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कॉन्फिगरेशन भी कहते थे कई बार, लेकिन कॉन्फिगरेशन अभी नहीं कहते क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं पढ़ी, ओके। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ N3- O2- F- Na+, Mg2+, तो इन पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। ध्यान देना बेटा, F का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसमें प्रोटॉन 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। इसलिए ज़रूरी नहीं, याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो एक एटम होगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वो तभी सेम होंगे वो एटम न्यूट्रल है। तो अगर एटम चार्ज है, ठीक है, एनाइन या कैटाइन के रूप में है, तो फिर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर अ न्यूट्रल एटम। कीप इट इन माइंड, ओके, नोट डाउन। चलो एक और चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक आता बेटा आइसोडाइफर्स। ये क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है आपका सेम नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अगर किसी स्पीशीज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तो समझो आइसोडाइफर्स है। देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा बताओ। न्यूट्रॉन में बताया था A-Z, प्रोटॉन ने क्या बताया था बेटा Z। तो यानी कि जो आइसोडाइफर्स क्या होंगे, आइसोडाइफर्स कब होंगे बेटा, जब उनका A-Z सेम होगा, यानी कि A-2Z होना चाहिए। A-2Z ना दो स्पीशीज का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका ये बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे यूरेनियम, थ्योरियम, उनके लिए आता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है यूरेनियम 92-238, ठीक है। इसका निकालो पहले A-2Z। अगर हम इसका A-2Z निकालते कितना आता है, एटॉमिक मास कितना है इसका 238, -2 इंटू Z कितना है 92, तो कितना है बेटा
238 माइनस 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो कितना आया बेटा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं, कितना आया? 8, 18 में से 4 गया, 8 में 4 गया 4, और 13 में से 8 गया 5, ठीक है ना? ओके, यही है ना? 8, 2 दूनी 4 हो गया और 2 नी 18, 8 में 4 गया 4, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 54 आ गया। अब एक और लेते हैं, मान लो थ्योरम लेते हैं, थ्योरम लेते हैं यहाँ पर 90 होता है थ्योरम का, ठीक है, और 234 लेते हैं हम इसका, ठीक है। अब जरा इसका a माइनस 2z निकालते हैं, एटॉमिक मास उसका 234 माइनस में 2 इंटू में कितना 90, तो 234 इन माइनस में कितना आया आपका 180, तो कितना आया 4, 13 में से 8 गया 5, देखो 54, ठीक है, ओके। तो ये आपका देखो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो जी ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट, नोट डाउन। एक यहीं पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर मान लो बेटा आपको दे दिया N2 सिलिकॉन एंड CO, ठीक है। ज़रा इन 3 एटम को ध्यान से देखो, अगर इनके हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है 14, यहाँ 14, यहाँ भी 14, और अगर हम नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये तीनों ही इस केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 आइसोस्टर्स हैं, ठीक है। आइसोस्टर्स में क्या होता है? एटम नंबर सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, ओके। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो नोट डाउन। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स। अगले क्लास में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आपका बोहर का मॉडल, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपके डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेट उसको रिप्लाई करूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।